नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। कल मैं ओपेड नहीं निकाल पाया। कल एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 जो एग्जामिनेशन हुआ था, उनके जो मेंस में स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे उनका इंटरव्यू था। कल डे 1 का इंटरव्यू था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डे 1। सो कल उसको मुझे कवर करने में बहुत टाइम लग गया और इस वजह से ओपेड नहीं निकाल पाया। लेकिन I am going to ensure here that we will cover yesterday's few topic and tomorrow today's editorial। ठीक है, तो आज का कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम कवर करेंगे। उनमें से एक तो ये है, ठीक है, कल का था माइग्रेशन से रिलेटेड, जिसके बारे में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लेंगे आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, और आज का दो एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हो आप, स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म एंड सेव द रिपब्लिक, ये मज़ेदार आर्टिकल है। ये पीडीटी आचार्य साहब का है, जो कि ऑलरेडी लोकसभा के फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। मज़ेदार आर्टिकल है, तोड़ू आर्टिकल है, ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा सुन के। जो इन्होंने लिखा भी है बहुत अच्छे से लिखा है। और दूसरा है CUET, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। CUET क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बिकॉज इसके बारे में अभी ये पहला ऐसा ब्रॉड आर्टिकल आया है हिंदू में या किसी भी न्यूज़पेपर में जो डिफाइन करता है आखिर ये है क्या, क्या चैलेंजेस हैं इससे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हाँ, बट वी विल कवर 3 एडिटोरियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम अपने डेली टू डू लिस्ट पे आ जाते हैं। तो आज क्या है, आज है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 2022, और आज क्या है, वेंसडे, बुधवार, राइट। सो शुरू करते हैं। ये सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं जो आज हम कंडक्ट करेंगे। सो पहला क्या है कि कल जो है आद्या मैम लाइव यूट्यूब सेशन लेंगी, किस पे, कंप्लीट बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज। बिकॉज जो मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए अबाउट 2023 स्ट्रैटेजी, वेयर वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर आस्किंग फॉर बुक लिस्ट एंड सोर्सेज, रिसोर्सेज। एंड रिमेंबर, ये अपडेटेड रहेगा, ठीक है, कि करंट पैटर्न के हिसाब से, लास्ट 10 ईयर्स के पैटर्न के हिसाब से आप कौन से बुक लिस्ट लें, कौन सी न लें। सो जितना क्वेश्चन होगा आप इनसे पूछ लीजिएगा। टुमारो एट 5 PM वी विल शेयर द लिंक। ओके, नेक्स्ट अप ये है आपके आंसर्स में। यहाँ पे कुछ बच्चों ने हमारा जो कम्युनिटी का स्पेस है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप हमारे कम्युनिटी स्पेस में जाइए। जो भी मैं मेंस का क्वेश्चन बोलता हूँ, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोगों से बोलता हूँ सॉल्व करने के लिए, देखिए बच्चों ने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है और हमने इवेलुएट भी किया हुआ है। रवि सर ऑलरेडी एक मेंटर हैं, बहुत अच्छी इनकी पकड़ है इन इस डायरेक्शन में, और ये बहुत अच्छा हैंड होल्ड है, 1-to-1 मेंटरशिप बहुत अच्छी देते हैं। सो ये यहाँ पे आपको एक एनलाइटेंड करेंगे इन सारी मिस्टेक्स से जो आप कर रहे हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा ये प्रीलिम्स ओपन टेस्ट होने वाला है कब, 10th अप्रैल को, मतलब आज से 4 दिन बाद। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अभी जाइए, अभी रजिस्टर करिए। ठीक है, जरूर देना चाहिए, क्योंकि अब तो सब कुछ छोड़ के आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हो जाना चाहिए। और जो भी जहां पे भी आपको ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट मिल रहा है कंडक्ट करने को, वहां आप करिए, वहां अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो 10th अप्रैल हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आपको करना है एनरोल, और फ्री ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें आप अटेम्प्ट करिए, रजिस्टर करिए अभी। ओके, नेक्स्ट अप ये है हमारा 1-to-1 मेंटरशिप प्लान, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने जाना होगा। हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट कर रही है, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 1-to-1 मेंटरशिप क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। बेसिकली आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, हम ये बताते हैं कि भाई आप कैसे पढ़िए, कैसे मत पढ़िए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, जैसा कि मैं आपको एडिटोरियल में बताता हूं। और ये हमारा वीडियो है, यही था वीडियो दोस्तों, ये यूपीएससी इंटरव्यू कैसा रहा 2021-2, इसको आप जरूर देखिएगा, मजेदार इंटरव्यू है। एंड अगर आप बताइएगा कैसा लगा ये आपको वीडियो। इफ यू वांट मोर वीडियोस टू रिकॉर्ड इन दिस फॉर्मेट, लेट अस नो, कमेंट करके बताइए। तो फिर हम एज सच कुछ रियल लाइफ, रियल टाइम पे जो बिल्कुल कैंडिड इंटरव्यूज होते हैं वो हम करेंगे आपके लिए। बस आप पहल तो करिए, सब आपके लिए रेडी है। ठीक है, आप बताइए हमें क्या करना है, हम हाजिर हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, प्रेस द बेल आइकॉन
ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तभी तो डेली आप हमारी अपडेट मिलती रहेगी। हम भी कुछ अलग अलग करते हैं, ठीक है, तो हमारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आते हैं अब हमारे आर्टिकल पे, ठीक है। अब कोई हमारे दोस्त होंगे वो लिखेंगे कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 4.5 5.2 मिनट्स। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन उससे पहले वाला पार्ट भी तो जरूरी है, राइट। कुछ हमने इंपॉर्टेंट ही तो डिस्कस किया है आपके लिए, ठीक है। चलिए, पुश द पॉलिसी निडल फॉरवर्ड ऑन माइग्रेंट सपोर्ट। क्यों आई थी ये न्यूज, ठीक है। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहां पे हम डायमेंशंस देखेंगे कि गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स के लिए क्या क्या, माइग्रेंट्स कौन, प्रवासी मजदूर, राइट, जो अपने डेस्टिनेशन, अपने सोर्स शहर से निकल के डेस्टिनेशन में जाते हैं, कहीं दूसरे सिटी, टाउन या फिर स्टेट में जाके काम करते हैं, वो प्रवासी मजदूर, ठीक है। अपने ही राज्य में अगर वो काम कर रहा है तो फिर वो प्रवासी नहीं हुआ। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकार ने क्या क्या नियम, क्या क्या आयोजन परियोजन किया, क्या स्कीम्स बनाए, और आज की डेट में, क्योंकि अब कहीं न्यूज पे तो है नहीं, माइग्रेंट्स की जो सिचुएशन थी जिस टाइम पे कोविड था, वो हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया, हर वेबसाइट, सब लोग, इवन आपके न्यूज़पेपर्स में भी हर जगह प्रवासी मजदूरों के बारे में, उनकी आपदा के बारे में, त्रासदी के बारे में, उनकी सिचुएशन के बारे में बात हो रही थी। लेकिन अब नहीं दिख रही है, राइट। अभी आप खोलो, यूट्यूब खोल लीजिए या फिर इंस्टाग्राम खोल लीजिए, अब नहीं है। मतलब कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? यही है, इसी आर्टिकल के बारे में ये है। आज हम बढ़िया से समझेंगे 5 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल में? ये कहा जा रहा है भाई कि कहां कहां से चीजें आ सकती हैं। एक तो ये जीएस पेपर 3 का पूरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ले लिया है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फला फला, और ये सारी चीजें हैं, ठीक। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है दोस्तों कि एक टाइम था कोविड का जब प्रवासी मजदूर सड़क पे उतर आए थे और सर पे बस्ता लिए और बच्चों को अपने कंधे पे लिए चल रहे थे, हजारों किलोमीटर चले थे। कई सारी कहानियां हमने सुनी थी कोविड के टाइम पे, और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी एफर्ट्स भी ले आए, स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड। आप सब जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, जो प्रोजेक्ट था। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल जो स्कीम आई थी, ARHC कहा जाता है, वो भी प्रवासी मजदूरों के लिए ही आई थी। दूसरा था ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल में था कि भाई आप अगर अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर हैं तो आप उस पोर्टल पे जाइए और अपना आप एंट्री करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, सो दैट आपको जो बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, वो आपको डायरेक्ट मिले, ठीक है। माइग्रेशन पॉलिसी भी ड्राफ्ट हुई थी, लेकिन ये सारे इनिशिएटिव कब हुए थे? माइग्रेंट क्राइसिस के टाइम पे 2020 में, ठीक है। हुआ क्या? हुआ ये था दोस्तों कि भाई अब जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं है जो आज से 2 साल 2.5 साल पहले थी, ठीक है। दीज इनिशिएटिव जनरेटेड ग्रेट अमाउंट ऑफ होप, ठीक है। उनको भी लगने लगा था कि मेरे लिए कुछ किया जा रहा है, माइग्रेंट्स वर्कर्स को लगता था कि हाँ हमारे लिए कुछ किया जा रहा है ना। उसके बाद सेटिंग इंडिया फॉर्मली ऑन ए पॉलिसी पाथ बाय ऑफरिंग एडिक्वेट सिटीजनशिप एंड अकम्पनिंग सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट्स टू इंटरनल माइग्रेंट। बहुत सारी बातें चल रही थी उस टाइम पे कि भाई हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार देंगे आपको, इनफैक्ट किनको? इंटरनल माइग्रेंट्स को। लेकिन क्यों हुआ? मतलब आपको लगता है, आप सीरियसली बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, डू यू फील दैट these policies and these schemes have been implemented with a robust manner, efficiently, effectively, with accountability, with sustainability? उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बात यूं हुई थी, आप देख सकते हो ना, जिसके ये फिगर्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक हॉरिफिक फिगर है आज के टाइम पे। वो कहते हैं ना यार कि वक्त हर दर्द का जख्म भर देता है, ठीक है। ये वही वक्त था जब उस टाइम पे दर्द बहुत ज्यादा था, दर्द अभी भी है, लेकिन हाँ लेवल, इंटेंसिटी उस टाइम बहुत ज्यादा थी। सोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ उस टाइम थोड़ा सा दर्द कम हो गया है क्योंकि बहुत इमीडिएट नीड थी, अर्जेंट नीड थी, लेकिन नीड अभी भी है, दर्द अभी भी है, इंटेंसिटी थोड़ी सी बस कम हुई है। और यहाँ पर मार्केट खुल गया है, ठीक है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था, जो वादे किए थे, उसको इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए, यहाँ ये बात हो रही है। तो रिपोर्ट्स हैं, कुछ सर्वे हैं, वो ये बताते हैं कि पिछले लॉकडाउन के बाद से, 2020 के बाद से, जो
इनफैक्ट 2020 से पहले, कोरोना वायरस के टाइम से पहले ही जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनकी पॉकेट जो इनकम है वो कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि माइग्रेंट्स आर फाइंडिंग लेस वर्क्स। जो दूसरे शहर में जाके, दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं उनको कम काम मिल रहा है। 10 दिन में से 3 दिन काम मिल रहा है, 1 महीने में से 10 दिन काम मिल रहा है। जो काम मिल रहा है उसकी वेतन कम है। पर डे बॉन्ड जो लेबर का फीस होता है, बॉन्डेड लेबर्स की जो फीस होती है 400, 300, 200 ऐसे जो भी फीस होती है वो कम मिल रही है। इनफैक्ट जो उनके बच्चे हैं, माइग्रेंट्स के, जो प्रवासी मजदूर के जो बच्चे हैं, जो बीवियां हैं, उनको सही तरीके से उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है, खा नहीं पा रहे हैं। कहा जाता था कि 1991 में जो पॉवर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम था, ठीक है, क्या हुआ था 1999? एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है ना। कहा गया था उस टाइम पे कि भाई एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, फार्म, बहुत सारे लोग जो खेती बाड़ी छोड़ के भाई दूसरे सेगमेंट्स में घुस गए थे। कई लोगों की खेती बाड़ी भी खरीद ली गई थी, इंडस्ट्रीज बना दी गई थी, राइट। उन लोगों को कहा गया था कि भाई लगभग 300 मिलियन इंडियंस थे कि भाई आपको हम इंश्योर करेंगे, या तो हम आपको सब्सिडी देंगे या तो फिर हम आपको एक माइग्रेशन स्कीम, एक पॉलिसी के तहत आपको इंश्योर करेंगे, लेकिन वो जॉब अभी किया नहीं गया है। ठीक है, सो डिस्पाइट दिस कोहेसिव migration policy guidance remains elusive. Instead, disconnected policy initiatives, technocrat fix chase specific agendas with nativism. अच्छा, nativism क्या होता है? nativism दोस्तों ये होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डोमिसाइल वाद। ठीक है, मतलब कि ये व्यक्ति मेरे ही गांव का है, ये व्यक्ति मेरे शहर का है, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसको ज़्यादा वोट करेंगे, मतलब इसको ज़्यादा हम सपोर्ट करेंगे, बजाय जो कि माइग्रेंट है, जो कि बाहर से आया है। ठीक है, क्या फोकस करता है वो? डोमिसाइल कोटा को और रिजर्वेशन पे फोकस करता है वो, नेटिविज्म। ठीक है, द एजेंडा ऑफ माइग्रेशन इंक्लूजन हैज टू बी पुश्ड इन द पेरिफेरी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ओके, और माइग्रेंट वर्कर्स भाई 1/3 नेशन के मतलब वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेजर एरियाज कौन कौन से उनके? वो है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल एग्रीकल्चर। दोस्तों ये सारे 4-5 सेगमेंट भारत के बहुत बड़े सेक्टर्स में से आते हैं, राइट। सो बेसिकली डिस्पाइट क्लियर इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन रीजन टू ब्रिंग माइग्रेंट्स बैक टू द पॉलिसी डिस्कोर्स, जो करंट पॉलिसी है वो है तो अच्छी, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है उतना, वो इतनी रोबस्ट नहीं है। ठीक है, द कोर्स करेक्ट वी मस्ट रिकॉग्नाइज टू एंट्रेंट स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट स्लोइंग द माइग्रेशन पॉलिसी मोमेंटम। जो भी माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है, उसके मोमेंटम को जो धीरे कर रही है चीजें, उसको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों से समझते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे स्पेस में, जो हमारा हैबिटेट का स्पेस है, उसमें आप सिविल्स डेली आईएएस जो उसमें आप आइए और हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, क्या बात की जा रही है? कहते हैं कि वी मस्ट रिकॉग्नाइज माइग्रेशन इज अ हाईली पॉलिटिसाइज्ड फिनोमिनन इन इंडिया, राइट। प्रवासी मजदूर को लेके हर राज्य, हर सरकार अपने अपने हिसाब से नीतियां बनाती हैं और मुद्दे और पत्ते खेलते हैं। स्टेट्स जो हैं, राज्य, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया हैज बिग ऑन रूरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमेशा से रहा है कि भाई हम गांव में, आसपास के शहर में इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि भाई माइग्रेशन वालों की तो जरूरत ही नहीं है, लोग जाएंगे ही नहीं बाहर। और ये हमेशा से एक बहुत ही आइडियल प्लान रहा है, मतलब रियलिस्टिक नहीं रहा है। ठीक है, एक सीडेंट्री बायस रहा है कि हम गांव में कुछ कर देंगे या हम शहर में कुछ कर देंगे तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि वहां उनकी जो स्थान है, जो कि करंट सोर्स, जो करंट डेस्टिनेशन है, जो करंट स्टेट है, वहां में कुछ नहीं है उनके लिए। ओके, so the widespread of sedentary bias continue to influence policy even though migration is an important pathway to improvised marginalized rural household to find economic security. ठीक है, social emancipation। दूसरा, माइग्रेशन आर अ पेरिनियली फजी कैटेगरी इन पॉलिसी डिस्कोर्स। कहा जाता है कि माइग्रेशन की जो 2 लार्जर कैटेगरीज हैं, पहला आता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर
और दूसरा आता है अर्बन पुअर। ठीक है, अर्बन पुअर भी तो एक कैटेगरी है। आप जितने भी बिग टाउन्स में स्लम एरियाज होते हैं वो भी तो आप देखिए। ठीक है, दिस सीम्स टू बी एन इम्प्लिसिट अजम्पशन इफ इन द पॉलिसी सर्किल, अगर हम प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते, इनफॉर्मेलिटी वाले प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर हम कैसे हेल्प कर सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स की, राइट? फर्दर इट इज अज्यूम दैट माइग्रेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली केटर टू द फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी। ऑफ कोर्स हमने देखा पीछे कि कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटैलिटी में, लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल, एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स ये इनडायरेक्टली दे आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू द इंडियाज इकोनॉमी, राइट? जो हमारे लेबर मार्केट है, जो हाउसिंग मार्केट है, फाइनेंस मार्केट है, उसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो भाई हम क्यों नहीं इनके लिए कुछ करें? और देखो दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है, मुझे सबसे अच्छा लगा कि पॉलिसी और इंडिया में एक मतलब किसी भी पॉलिसी को भारत में अगर इंट्रोड्यूस करना है ना, तो ग्राउंड से शुरू करना पड़ेगा। और जब ग्राउंड से शुरू करना पड़ेगा तो बहुत कमिटमेंट लगती है। एक पॉलिसी को कानून बनाने में भारत में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं लोग, सालों बाद होती है। किसमें देखा गया है? एजुकेशन सेक्टर में देखा गया है, फूड सिक्योरिटी में देखा गया है। 2014 में आके 2013 में आके नेशनल फूड सिक्योरिटी बना। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कब हुआ था? ये कमेंट करके आप बताइएगा, राइट टू एजुकेशन कब हुआ था? 2009 में या 2005 में कब हुआ था? सोच रहे हैं आप कि कितनी पुरानी चीज़ें धीरे 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 होते होते एक छोटी सी पॉलिसी को कानून बनाने के, लॉ बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। वहीं पे कुछ राज्य ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र ने क्या किया है, सम स्टेट्स डेटा प्रोजेक्ट्स दैट कैन ट्रैक माइग्रेंट्स एंड जनरेट डायनेमिक रियल टाइम डेटा एंड हेल्प वेलफेयर डिलीवरी। महाराष्ट्र ने MTS यानी कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को स्थापित किया है, which focuses on women, children and has been successfully piloted in 5 districts। वहीं छत्तीसगढ़ ने स्टेट माइग्रेंट वर्कर पॉलिसी premised on registration of migrant worker at source and tracking them on the phone based approach। ठीक है, अच्छा, डेस्टिनेशन स्टेट और सेंडिंग स्टेट क्या होता है? देखिए, यही मैं बात कर रहा था, जो नेटिविज्म है। डेस्टिनेशन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहां पे ये लोग टेंशन को मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कि आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर हरियाणा हो गया, या फिर मुंबई महाराष्ट्र हो गया। ये लोग कुछ ऐसे डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी है, जहाँ पे काम, कंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने लोगों को, जो वहाँ के डोमिसाइल वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए ये लोग सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन ऐसे, मतलब सोशल सिक्योरिटी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती है सच। लेकिन जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। वहीं जो डेस्टिनेशन, जो सेंडिंग स्टेट है, जो यहाँ से जा रहे हैं लोग, सेंडिंग स्टेट, वो लोग माइग्रेंट्स को कैप्चर करने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं, उनको भाई मोटिवेट करते हैं कि तुम मत जाओ, ये है, क्योंकि वो उनके वोटर्स भी तो होते हैं, राइट? लेकिन अब भाई वोट देगा आदमी कि भाई पेट भरेगा। मेन तो यही है कि डेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ठीक, ये कुछ इमेजेस थी, आप देख सकते हैं उस टाइम की। और नीति आयोग यहाँ पे इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि नीति आयोग has drafted a policy on migrant worker is a positive step forward in articulating policy priority and indicating sustainable institutional framework and deserve a speedy release। So हम सबको इंतजार है नीति आयोग के उस माइग्रेंट वर्कर्स के पॉलिसी के का, जिसके वजह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो सारी भी हसल्स हैं, ये सारे जो चुनौतियां हैं, वो एड्रेस हो जाए इस सिचुएशन में। इनफैक्ट ओडिशा प्लानिंग कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट विच ऑफर्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ये भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो अ वेल मीनिंग एंड स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो चल रहा है। माइग्रेशन वुड बी अ वेल सर्व्ड इफ द सेंटर प्लेड अ प्रोएक्टिव रोल एंड ऑफर अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अंडर द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ स्टेट रिलेशन। ओके, तो ये था मुद्दा, आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली, कमेंट करके बताइएगा। और हम आते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे। ये है CUET मैंडेट्स वारंट्स कॉशियस इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या था? CUET क्या है? बेसिकली NTA। हम यहां आ जाते हैं CUET और NTA। अगर आपके फैमिली में कोई स्कूल में पढ़ रहा होगा, क्लास 12, 9, 11, 12, ठीक है,
तो उनको आप ये बोल दीजिएगा कि बच्चों अब तुम्हें 99, 89, 100, 60 जितने भी आप परसेंटेज ले आओगे बोर्ड्स में अपने, वो उतना मैटर, उतना रेलेवेंट नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे वो किस बेसिस पे मिलेंगे? CUET के बेस पे मिलेंगे। ठीक है, क्या है CUET? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस बेसिस पे मिलेंगे। ये कौन कंडक्ट कर रहा है? ये कंडक्ट करा रही है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, जो ऑल इंडिया लेवल पे सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, वो कंडक्ट कराएगी CUET का एग्जाम। ठीक है, इनके फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। 2 अप्रैल से मामला चालू हो जाएगा और मेरे ख्याल से 26 तक एग्जाम है डेट, वो दे सकते हैं आप। ठीक है, और क्यों आया न्यूज़ में? ये न्यूज़ में इसीलिए आया कि पहले जितने भी मेरिट के बेस पे वो होता था ना, एंट्रेंस, हर कॉलेजेस में अपना अलग एंट्रेंस चलता था, वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो क्या था मुद्दा? मुद्दा ये है कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ought to have taken universities into confidence and given due consideration to their concern। अब क्या था मामला? सो UGC कौन है? UGC एक वो बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है, डिटरमाइन करती है, मेंटेन करती है स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और उन्होंने ही, इट इज मैंडेटरी फ्रॉम दिस ईयर फॉर देम टू एडमिट स्टूडेंट इन देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम solely on the basis and merit scores in the Central University Entrance Test। और ये जो है हमारी NTA, ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आती है। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का? कंडक्ट कराने के लिए जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 22 और 23। समझ में आ गई बात? ये है। अब मामला क्या है, आगे कैसे बढ़ेगा? इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने जो फुरकान कमार साहब हैं, उनका ये कहना है कि CUET आ रहा है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसके उतने ही ज़्यादा प्रॉस हैं जितने ज़्यादा कॉन्स हैं। अब हम प्रॉस एंड कॉन्स को भी समझ लेते हैं, आखिर क्या चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले, व्हाई अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट? Several governments over the years have attempted to replace multiple entrance test with a single one to introduce burden on higher education। ठीक है, देखिए कैट का ऑलरेडी मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जाम होता है, IITs अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, इनफैक्ट इंजीनियरिंग के जितने कॉलेज हैं वो JEE के थ्रू होते हैं, अदर देन दैट IITs। तो वैसे ही जितने भी और स्ट्रीम्स के कॉलेजेस हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज हो गया, आर्ट्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये सब लोग हैं, उनके लिए भी एक बॉडी बनाई जाएगी, वो है CUET। राइट, सो CUET एक रिवैम्प्ड वर्जन है CUCET का। अब पूछेंगे आप कि CUCET क्या होता है सर? तो CUCET ये कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी UPA गवर्नमेंट यानी कि UPA 2 2010 के टाइम पे ये आ चुका था। ये प्रोसेस UPA सेकंड के टाइम पे फेल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे यार ज़्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। ठीक है, हाउएवर CUET इज रिवैम्प्ड CUCET से, और अब वो कंपलसरी हो गया है। लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। CUCET has come after an announcement of the National Education Policy which advocates need for an entrance test for university admission। ठीक है, अबाउट में आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ खास आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई 27 डोमेन सब्जेक्ट्स इसके होंगे। ठीक है, 13 लैंग्वेज में ये पार्टिसिपेट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि भाई और भी अलग लैंग्वेज के लोग ले सकते हैं। सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो क्या है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, एवरीथिंग। कंसर्न क्या है? सबसे बड़े मुद्दे पे हम आते हैं, कंसर्न ये है दोस्तों कि पेरेंट्स अब जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चों के एग्जाम देने के बाद 12th के बाद अब एक और एग्जाम होगा जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, उसके लिए उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जब उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा तो फिर मामला आएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं इधर भी कि सर CUET आ चुका है, आप क्लास लेना शुरू कर दिए, कोर्स बनाना शुरू कर दिए। ये सब कई लोगों के पास कई सारी चीज़ें आ रही हैं कि अब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है इसकी। राइट, सो मामला ये बनता है कि जहाँ पे जिस फील्ड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मोनोपोली आ जाती है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बच्चे इधर उधर डाइवर्ट होंगे। खैर बहरहाल वो बहुत ही लीस्ट फैक्टर है, लेकिन हाँ ये फैक्टर है। दूसरा कि क्या हम स्कूल का जो पैरामीटर है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हम पढ़ रहे हैं, क्या हम ज़रा सा भी उसके परफॉर्मेंस को नहीं लेंगे?
कोई भी उसका एरिया नहीं लेंगे, ये तो फिर एक तरीके से गलत हो गया ना। फिर स्कूलिंग को लोग बहुत ज़्यादा भाव ही नहीं देंगे। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि डायरेक्ट लोग कहें कि हम तो सक्षम हैं, हम तो डायरेक्ट CUET देंगे, हमें स्कूल करना नहीं है। तो एक इसका लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारे ऐसे एंगल हैं जो निकल के आ सकते हैं इसमें से, तो हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली, अ सिंगल पीस रिफॉर्म मस्ट नॉट obscure द लार्जर structural reason for the crisis, that is addressing the challenge of equality and quality in higher education, ठीक है। सो ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि लेट्स सी क्या चल रहा है, पहले एग्जाम के बाद हम देखते हैं क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे तो आपकी रिजर्वेशन भी आ जाएगी ना, रिजर्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस आ जाएगा थोड़ा मोड़ा। ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम पे तो ये होता ही होता है, राइट। सो लेट्स सी कैसा चलता है ये। तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव था वो हमने बता दिया कि भाई NTA क्या होता है, ये CUET क्या होता है, UGC क्या होता है, ठीक है। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, कब से कराया जा रहा है, क्यों इस पे इतनी डाउट्स आ रही हैं, इश्यूज हैं, कंसर्न है, क्या ये नया है, क्या ये पुराना है, सब समझ में आ गया। आइए चलते हैं। सबसे मजेदार आर्टिकल है आज का, स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म सेव द रिपब्लिक, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करिए और सेव द रिपब्लिक, राज्य को रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र बनाइए। आते हैं ऊपर यहाँ पे। तो ये आर्टिकल क्या था, ये किससे निकल के आया, ये हिजाब इशू से निकल के आया। हिजाब इशू से क्यों निकल के आया भाई, जो जजमेंट दिया था कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब इशू से रिलेटेड, जो उडुपी वाला मामला था, वो कुछ टेढ़ा था, कुछ पेचीदा था, ठीक है। उस मामले में हाईकोर्ट के उस फैसले से नाखुश होकर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट इज येट टू लिसन एंड येट टू एक्ट ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई हैं। वो क्या है, सी द अनयूजुअल ईगरनेस गोज टू द पॉइंट वेयर द कोर्ट, जो कोर्ट है वो ऑलरेडी डिसमिस कर चुकी है इस प्ली को हाई कोर्ट ने कहा है कि दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, आप कोई और सही स्टैंड लेके आइए, दिस इज लिटरली नॉट द राइट फाउंडेशन। तो मामला क्या था, मामला है फंडामेंटल राइट्स का या मामला है सेक्युलरिज्म का। तो इट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स वर्सेस सेक्युलरिज्म। तो इंडिया में क्या सेक्युलरिज्म हटा देना चाहिए, क्या हम बिना सेक्युलर रह सकते हैं, क्या हम धर्मों के कानूनों पे जिंदा रह सकते हैं, क्या इंडिया थियोक्रेटिक स्टेट है, मतलब धर्मतंत्र, मतलब धर्म का राज, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट का राज। इन सारे सवालों को समझते हुए आज हम समझेंगे कि भाई क्या है मुद्दा, ठीक है। पुराना चलते हैं, पहले हिस्ट्री में चलते हैं कि इस भारत में टॉलरेंस ऑफ अदर फेथ, किसी भी दूसरे रिलीजन के कुछ भावनाओं को, उनके साइंस को, उसके सिंबल को भारत में समझना एक टॉलरेंस की प्रक्रिया मानी जाती है, राइट। अगर आप नवरात्रि के दिन हिंदू अगर पूजा करते हैं तो वहीं पे रमजान के ठीक 40 दिन बाद बलि दी जाती है बकरे की, ठीक। तो सेम डे, मतलब ऐसी कई सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप ये देखोगे कि हम लोग टॉलरेट करते हैं, हमारे पास जो टॉलरेंस की क्षमता है, जो एक क्वालिटी है, वो भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग वैल्यू करते हैं एक दूसरे के फेथ की, एक दूसरे के बिलीव्स की, किस दूसरे के रिलीजन्स के, ठीक है। और ये कहाँ से हमें सीखने को मिला है, ऑथर कहते हैं ये बुद्धा ने हमें सिखाया है। कैसे? Faith and compassion towards fellow being become an integral part of Indian tradition because of Buddha. Why? He gave India a moral framework within which to shape our exchanges with other fellow human being. ठीक है? The transformation which is being brought out today is clearly outside that moral framework. The Buddha bequeathed to us great wisdom which is frittered away with वेंजेनेंस। बुद्धा ने हमें ये शक्ति दी है, ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी उस टाइम से बना के दिया है कि हम सामने वाले से बात कर सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, उसकी भावनाओं को रेस्पेक्ट कर सकें, ठीक है। और ये चीजें एक एनिमिटी को, एक वेंजेंस को, एक बदले की भावना से ना देखें, एक डिस्कोर्स की भावना से देखें, एक मोरल फ्रेमवर्क के नजरिए से देखें, है ना।
अब आती है बात हमारे संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान इसी प्रिंसिपल पे आके रुक जाता है। क्या क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द मोरल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। क्या क्या है? इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी आर एज मच एज पार्ट ऑफ ग्रेट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जितना कि वो यूरोप का पुनर्जागरण में था, यानी कि यूरोप का रेनेसां में था। जब यूरोप फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद में यही तीन चीजें तो खुल के सामने आई, तभी तो ढेर सारे फिलोसोफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स निकल के आए, इन सारे मामलों के बारे में चर्चा की उन्होंने। इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, राइट? सो इट इज द फैक्ट, इट इज इंडिया इज इन वेरी गुड फॉर्च्यून कि हमारे यहाँ कुछ लीडर्स रहे हैं, BN राव जैसे, BR अम्बेडकर जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, सरदार पटेल जैसे, इन लोग जैसे कुछ महान व्यक्ति और ग्रेट थिंकर रहे हैं, जिनकी वजह से इन सारी क्वालिटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड किया गया है और ये हमारे मोरल ट्रेडिशन में रूटेड है। That is why the philosophy of Buddha remains very, very important here, and assimilation of egalitarian impulse of the modern world. Indian Constitution provides freedom of religion and conscience of one and secularism for the governance of the country of the other. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा भारत का संविधान एक तरफ फ्रीडम ऑफ अपनी अंतरात्मा को प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है और दूसरी तरफ वही कहता है कि भाई आप सेक्युलर रहो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है? मतलब कि स्टेट इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। हमारा स्टेट रिलीजियस नहीं है, स्टेट इज आउटसाइड फ्रॉम रिलीजियस बॉक्स। आइए हम प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि भाई आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को लेके हमारे आर्टिकल्स में क्या क्या निहित है, क्या क्या स्टैब्लिश है। तो सबसे पहले तो द एसेंस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म इज दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन, ठीक है? राज्य का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। धर्म कौन सा? रिलीजियस धर्म, वो कर्म वाला धर्म नहीं, गीता भगवत गीता वाला धर्म नहीं, ये है रिलीजन वाला धर्म। दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। क्या कहता है 27 यही कहता है कि भाई नो टैक्स कैन बी लिवाइड फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी कर नहीं वसूल सकता किसी से प्रमोट करने के लिए रिलीजन को, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, नो पब्लिक रेवेन्यू इज परमिटेड टू बी स्पेंट इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। इसीलिए जो कुछ मंदिर होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, उनमें सरकार का योगदान नहीं होता है उतना, इसीलिए वो ट्रस्टी होते हैं, आपस में ही पैसा फंडिंग आती रहती है, लोग अपने मन से करते रहते हैं। सरकार डायरेक्टली फंड नहीं करती है किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड। अब आप कहोगे कि भाई राम मंदिर का क्या था, तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, अभी जिस हिसाब से मामला चल रहा है। बट द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 27 इज दिस। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? Article 28 says that no religious instruction shall be given in educational institution wholly maintained out of state fund. अब आप कह सकते हो कि सर अभी कुछ दिनों पहले आपने एक आर्टिकल पढ़ाया था, सैफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो ये बात बहुत दूसरी है। जब हम सैफ्रनाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे उसमें एंगल्स निकल के आते हैं, ठीक है? वैदिक, पोस्ट वैदिक, प्री वैदिक और जैनिज्म, बुद्धिज्म, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको हमें पढ़ाया जाए, ठीक है? दैट इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिलीजियस बीइंग रिलीजन ऑफ दैट पर्सन, लेकिन हाँ, इनको प्रमोट करना, इनको पढ़ाना जरूरी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को बुक मान के और स्कूल में डाल देना कि भाई ये पढ़ना है, ये हिंदू का है, ये उर्दू का है, ये फारसी का है, ये बाइबल है, ये पढ़ना है, ये नहीं होगा। The same article says that no education institution recognized or aided by the state, ठीक है, shall compel any person to attend religious class or worship therein. बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं, वो मैं अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस हुए हैं। गुजरात में 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजन का प्रभाव दिखा है। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 का पार्ट जो ए है, एम्पावर स्टेट टू रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज एंड एसोसिएट विद रिलीजियस प्रैक्टिस,
ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इट प्रोहिबिट्स द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड, धर्म के आधार पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सो बेसिकली आर्टिकल 15 में और हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में ये है, जैसे कि कोविड टाइम पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ले आए गए थे कि भाई पब्लिक हेल्थ, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके रिलीजन के बेसिस को मान के एक उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, रिलीजन पे। कोविड टाइम पे मंदिरें बंद थे, मस्जिद बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे, चर्च बंद थे, ठीक है। ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का पार्ट है। या फिर कोई इमरजेंसी आ गई। सो द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट enjoy the same status as the secular rights such as equality before law, non-discrimination, right to life and liberty. तो freedom of religion को उतनी आज़ादी, उतनी इंपॉर्टेंस या उतना लेवरेज नहीं दिया गया है जितना कि भाई राइट्स को दिया गया है। कौन से राइट्स को? सेक्युलरिज्म के राइट्स को, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस निकल के आता है जहाँ पे इंदिरा गांधी वर्सेस श्री राज नारायण, आंध्र प्रदेश का ये केस था, जहां पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तो भारत जो है वो, भारत के जितने भी राज्य हैं वो धर्म तांत्रिक नहीं हो सकते, धर्मतंत्र नहीं हो सकता। स्टेट हैज नो रिलीजन। दूसरा, व्हाट इज थियोक्रेटिक स्टेट? थियोक्रेटिक स्टेट होता क्या है? मतलब कि धर्मतंत्र क्या होता है ये आप समझ लीजिए। धर्मतंत्र तो दोस्तों वो राज्य होते हैं जैसे कि तालिबान, ईरान और भी मुझे कुछ राज्यों को आप नाम बताइएगा, बहुत सारे ऐसे हैं। वेटिकन सिटी एक टाइम पे थी, अभी भी है, और कई सारी और मेरे पे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। वैसे क्या होता है इसमें? जो भी वहां की रिलीजियस बुक है, जो टेक्स्ट है, वही कानून है। जो भी उस स्टेट में अगर धर्म का राज है, अगर उस रिलीजियस टेक्स्ट का राज है, अगर उसमें जो भी पंडित या जो भी मौलवी, जो भी एक रिलीजियस पोजीशन पे सबसे ऊपर रहेगा, वही मैनेज करेगा सब कुछ, ठीक है। अनदर क्रूशियल फैक्टर मेक्स थियोक्रेटिक स्टेट इम्पॉसिबल इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स, इनइगैलिटेरियन, हायरार्कल, ओप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन। इसलिए भारत में नहीं पॉसिबल है थियोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इनइगैलिटेरियनिज्म है, हायरार्कल स्ट्रक्चर है, ओप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक। एक धर्म नहीं है, कई सारे धर्म हैं, और एक धर्म में एक जाति नहीं है, कई सारी जातियां हैं। इस वजह से किसी एक धर्म का निवास नहीं हो सकता। अरे भारत में तो जो माइनॉरिटी हैं वो भी 200 मिलियन हैं, 1 मिलियन में 10 लाख हैं समझे? तो नहीं हो सकता। सो अ थियोक्रेटिक स्टेट फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लॉज, ठीक है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज, ईरान, तालिबान, विच इन इंडिया मीन्स धर्मशास्त्र, जो कि भारत में अपने भाषा में हम धर्मशास्त्र कहते हैं, अकॉर्डिंग टू विच एनी पर्टिकुलर कास्ट हैज अ रूल एंड अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल हैव नो राइट टू बी पार्ट ऑफ पावर स्ट्रक्चर, जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। दे विल हैव नो ह्यूमन राइट्स and will be perennial victims of Semitic oppression and injustice. Therefore, since a theocratic state based on religious texts, और in the Indian context क्या है इसका मतलब? That it would deny equality before law, it would deny equal protection before law, it would deny all these subaltern classes, और क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेट करेंगे on the basis of caste और hierarchy. So इस वजह से, ठीक है, तो दिस में लीड टू पेरेनियल कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट सोसाइटी। सो ये कुछ रीजन मैंने आपको बताया कि ये है थियोक्रेटिक स्टेट, इसका मतलब, और भारत क्यों थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकता, ठीक है। भारत की खुद की जो पुरानी समस्याएं हैं वही एक सबसे बड़ा रीजन है कि थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है हमारी, एकता में अनेकता है, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं, ऐसी कास्ट्स हैं, माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़ एक साथ रह रही हैं। तो थियोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेक्युलर एक ऐसा एंगल है जिसकी वजह से इंडिया आगे बढ़ सकता है, और इंडिया आगे बढ़ते आया है। जो हमारे
विचारधारक रहे हैं, जो फिलोसोफर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी उसमें जो लोग भी रहे हैं वो लोग बहुत सोच समझ के दोस्तों मामला बनाए थे। इस वजह से सेकुलरिज्म को बेस बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं, द वाइज मैन हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल कैरेक्टर, ऑल्सो द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इट्स सोशल स्ट्रक्चर। Therefore, secularism जो है वो चूज किया गया था फाउंडेशन प्रिंसिपल टू कीप द रिपब्लिक, टू कीप द नेशन यूनाइटेड, नॉट डिवाइडेड। ठीक है, तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि यूनिटी बनाए रखिए और डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करिए। ये 4 मेंस के क्वेश्चन हैं, जिस पे दिल करे वो सॉल्व करके दिखाइएगा। कोशिश करिए इसमें से एक करेंगे, कोशिश करिए इसमें से एक करेंगे और हमारे कहाँ पे पेस्ट करेंगे, कम्युनिटी टैब में। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का एडिटोरियल एनालिसिस समझ में आया होगा। कहीं मुझसे कोई भी अगर छूट गया होगा पार्ट, सो प्लीज आस्क मी एंड देन कमेंट। मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक आप अपनी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।